D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। बेंगलुरु की 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले युवाओं के बीच डर पैदा कर दिया है। दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक मुहिम की संस्थापक हैं। उन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार की शाम बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। ग्रेटा थनबर्ग के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने के बाद दर्ज हुए मामले में उनकी ये पहली गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को दिल्ली की अदालत में पेश करते हुए कहा कि दिशा रवि टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाने और इसे प्रसारित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील रेबेका जॉन एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखती हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के इस फैसले वे बहुत दुखी हैं कि उन्होंने एक युवा महिला को बिना ये निश्चित किए कि उनका वकील उपलब्ध है या नहीं 5 दिन के रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेज दिया। मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 22 का पालन हो। अगर सुनवाई के वक्त अभियुक्त का वकील मौजूद नहीं तब मजिस्ट्रेट को वकील के आने का इंतजार करना चाहिए या फिर विकल्प के तौर पर उसे कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्या केस डायरी और मेमो की जांच हुई थी? क्या मजिस्ट्रेट ने स्पेशल सेल से पूछा कि क्यों उन्हें बेंगलुरु से सीधे यहां कोर्ट में बिना बेंगलुरु कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड के पेश किया जा रहा है? ये सब न्यायिक कर्तव्यों को लेकर चौंकाने वाली बातें हैं। वहीं दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी भी लोकतंत्र पर हमले के समान है। किसानों की सपोर्ट करना कोई गलत काम नहीं है। उधर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर प्रेमनाथ ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि निकिता, शांतनु और दिशा ने टूल किट डॉक्यूमेंट बनाया जिसका मकसद भारत की छवि को खराब करना था। पुलिस का दावा है कि 11 फरवरी को निकिता के घर पर छापा मारा गया लेकिन वो फरार हो गई। पुलिस ने यह भी दावा किया कि निकिता और शांतनु ने 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग में हिस्सा लिया था जिसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने आयोजित किया था। उन्होंने बताया कि कनाडा में रहने वाली पुनीत नामक एक महिला उनके संपर्क में थी और पुनीत का संबंध खालिस्तान समर्थकों से है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच के दौरान टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट की पड़ताल की गई और जांच में प्राप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की संपादक निकिता जैकब के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर एक टीम को मुंबई भेजा गया। उनके पास से 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिला है। During the investigation, many screenshots of the toolkit document available on open source were investigated. As soon the investigation was able to fetch enough information, a search warrant was obtained from the Honorable Court on 9th February 21 against one Nikita Jacob, one of the editors of the toolkit Google document. A team headed by the IO of the case reached Mumbai and conducted searches at her house on 11th February 21. After due intimation to the Mumbai police, and 2 laptops and 1 iPhone was found, and during the search, several incriminating information was retrieved. A woman named Puneet, who is based in Canada, connected these people to the pro-Khalistani Poetic Justice Foundation and through them created the toolkit Google document titled Global Farmer Strike and Global Day of Action 26th January. On 11th January, Nikita and Shantanu, I repeat, on 11th January, Nikita and Shantanu attended a Zoom meeting organized by Poetic Justice Foundation in which the modalities of the Global Day of Action were worked out. Based on the course of action decided in the Zoom meeting, Nikita, Shantanu, Disha and others collaborated towards the draft of the toolkit. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भी केंद्र सरकार पर उन लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जो किसान आंदोलन में किसानों को साथ दे रहे हैं और या फिर सरकार की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। तो जो वातावरण की प्रेमी ग्रेटा थनबर्ग था, जो उन्होंने ट्वीट किया था, उनकी ट्वीट के साथ जो भारत की वातावरण प्रेमी है दिशा रवि, उन्होंने टूल किट उनके साथ साझी की थी
तो देखिए, किसी के ट्वीट के साथ कोई ट्वीट्स मिलाना, उसको साझा करना, ये कितना बड़ा जुर्म हो रहा भारत में। देख लीजिए आप किसी किसान आंदोलन पर, कोई आंदोलन कर रहे हैं किसान, वहां भाजपा के दंगाकारी पेट्रोल बम फेंकें, पत्थर मारें, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कोई जुर्म नहीं है भारत में। जो दिशा रवि है, अगर वो ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से ट्वीट मिलाती हैं तो उसे आज बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मेरा मानना है कि ये फैसला तो अब देश करेगा कि देश ने क्या करना है। वो अपनियां बहू बेटियों औरतों का सम्मान करता भारत की एक बहुत बड़ी संस्कृति है। तो क्या किसी आपकी भारत की बेटी की आवाज इस तरह से मोदी सरकार उसका गला घोटेगी, ये हम सोच नहीं सकते। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक किसान महासभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि कृषि कानूनों की मुखालफत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को इसके फायदे में गिनाने में लगे हुए हैं। अगर किसान नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो तो आखिर जबरदस्ती भलाई किसकी करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये समझ से परे है। उन्होंने पूछा कि मोदी राज में कमाई दुगनी हुई क्या गन्ने का दाम बढ़ाया गया। देश के गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए बकाया है। प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2 हवाई जहाज तो खरीदे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का नया संसद भवन बनाया जा रहा है, लेकिन इस देश के किसान को 15,000 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान का सौदा करता है इंसान, की कीमत क्या जाने। एक गन्ने की कीमत दे ना सका, वो जान की कीमत क्या जाने। तो कभी कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दो बार जनता ने क्यों जिताया। इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद रही होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें कि वो आपके लिए काम करेंगे। आपके सामने आए, पहला चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, करोड़ों रोजगार की बातें हुई, आपको आगे बढ़ाने की बात हुई, छोटे व्यापारी को आगे बढ़ाने की बात हुई, तमाम निर्णय लिए गए। उसके बाद अगला चुनाव आया। अगले चुनाव में जहां जहां गए मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना कमाएंगे, ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो ये है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज है 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं।
जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में संसद भवन जो है उसके सुंदरीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है। वो इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नियत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। अब जैसे कि आपके ऊपर काफी संकट नहीं थे, इस सरकार ने 3 नए कानून जारी किए हैं। और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले रहे? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है, क्या नहीं है? कांग्रेसी नेता प्रिया श्रीनेत ने सरकार पर मुनाफाखोरी का दोष लगाया और कहा कि अब भाजपा के वह नेता कहां हैं जो यूपीए सरकार के दौरान थोड़ी सी कीमत बढ़ने पर सड़कों पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करने लग जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 दिनों में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की है। 2 महीनों में सिलेंडर 175 रुपए महंगा किया जा चुका है। अब सिलेंडर 700 रुपए से भी महंगा बेचा जा रहा है, जबकि यूपीए की सरकार के दौरान ये सिलेंडर करीब 400 रुपए का था। देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया। हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020, मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए, मतलब 769 का बिक रहा है। मुझे लगता है यहां पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका दाम जब 100 रुपए, $150 तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है,
इन्हीं के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है और अब आप लोगों पर कमर तोड़ महंगाई का प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गैस की कीमतें, और इसका प्रभाव अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी तक पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है सरकार को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल का कीमत कुछ भी हो, कच्चे तेल का दाम कुछ भी हो, अगर वो 20 रुपए प्रति डॉलर हो जाता है जैसा लॉकडाउन के दौरान हुआ, तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता, आपको कोई राहत कोई रियायत नहीं मिलती है, और अगर वो महंगा होता है तो भी आपको कुछ उतना ही पैसा देते जाना है। क्यों? क्योंकि सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है, और अवसर ढूंढने का उन्होंने ये काम किया है कि निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दर्जन बार से ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। जो मेरा मानना है कि ये 24 लाख करोड़ एक्चुअली जनता का हक था। जनता ये नहीं कहती कि हम मुश्किल के समय आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम मुश्किल के समय आपकी सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब कच्चे तेल का दाम गिरे तो हमें भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए। उस समय आप अपना रोकड़ा कमाने में लग जाते हैं, अपने सरकारी खजाने भरते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।